जिसको मैं कहूँगा कि आइए मैं ले चलता हूँ तुम्हें चमारों की गलियों में। तो ये आप दिखा सकते हैं कि ये चमारों की गली है जहाँ पे ये डेवलपमेंट है। आपने फ्री में राशन दिया, सवाल ये है कि आपने छीना क्या? आपने संविधान के जरिए उनसे उनका हक छीन लिया। किस तरीके से छीन लिया कि आप हवाई चप्पल में पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज में बिठाने की बात कर रहे थे, लेकिन आपने तो हवाई जहाज ही बैठ दिया टाटा कंपनी। ये लोकल स्तर पे यहाँ पे होता है कि सवर्णों की आप सारी गली देख लीजिए, उनका पानी का निकास देख लीजिए, सब कुछ एकदम चमाचम है, कोई कमी नहीं। जिनके घर में बुजुर्ग हैं, उन लोगों के बुजुर्ग माताएं हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, उनके कूले टूट जाते हैं यहाँ पे फिसल फिसल के। लोगों को शर्म आनी चाहिए कि झूले में आ जाते हैं। देख सकते हैं जो थैला भर के जो मोदी जी का फोटो लगा हुआ है ना, वो थैले में जो हमारा जो समाज है वो सोचता है कि इसमें बहुत अच्छा राशन आ रहा है। देखें तो वो किसी भी दर्जे का नहीं है, ठीक है। नमक देख लो उसको तो वो बिल्कुल घुलता नहीं है। लोगों की जान लेने के लिए हावी है ये सरकार, में बता दूं। लोग समझते हैं कि ये नाली खरंजों की राजनीति नहीं करते। मुझे लगता है जो लोग ये कहते हैं कि हम नाली खरंजों की राजनीति नहीं करते, क्या वो अपने दरवाजे पे ऐसी कीचड़ भरी हुई रख सकते हैं क्या? जो लोग चुनाव में आएंगे ये कहेंगे डिबेट कंपटीशन में कि हम लोग नाली खरंजे की राजनीति नहीं करते, तो ये कीचड़ भर के उनके दरवाजे पे फेंकवा दी जाए फिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हम उत्तर प्रदेश के आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में, और मैं बात करूंगी आज उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, क्योंकि जो पहला चरण है वो 10 तारीख को होने जा रहा है। और इसी कड़ी में मेरे साथ में आज अधिवक्तागण हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे। आप एडवोकेट हैं और पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हलचल चल रही है। जी, जय भीम सभी को। और मैं सबसे पहली जानकारी आपको दे दूं कि मैं अभी वर्तमान में एडवोकेट बनने की प्रक्रिया में हूं। मेरी अभी फाइनल ईयर है, तो अभी बना नहीं हूं प्रॉपर तरीके से। आगरा में इलेक्शन के समय मैं अगर अपने क्षेत्र की बात करूं तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा लोकल राजनीति से। कि एक कविता है जिसमें पहली लाइन है, मुझे कवि जो है उनका नाम याद नहीं आता, जिसको मैं कहूँगा कि आइए मैं ले चलता हूँ तुम्हें चमारों की गलियों में। तो ये आप दिखा सकते हैं कि ये चमारों की गली है जहाँ पे ये डेवलपमेंट है। यहाँ पे आप घरों को भी दिखा सकते हैं कि क्या ये इतने अच्छे घर जो बने हुए हैं सभी लोगों के, कि क्या इन घरों में इतने सुंदर घर होने के बावजूद भी क्या ये इस लायक भी नहीं है कि अच्छी गलियों में रह सकें। तो हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो मूलभूत बेसिक समस्या ये है कि हमारे पास अच्छी नाली, अच्छे रास्ते और आने जाने के लिए पानी का निकास, बेहतर पानी का निकास तक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये मूल समस्याएं हैं। लेकिन इसके बाद में भी सबसे अहम समस्या अगर है, वो लोकल राजनीति से भी अगर हम ऊपर उठ के देखें, तो वो है मुख्य तौर पे हायर एजुकेशन की शिक्षा के विद्यार्थी। यहाँ पे ये मेरा धनौली गांव है, जहाँ पे करीब करीब 30 से 40 हज़ार की वोटिंग होगी। मुझे अंदाज़ा नहीं, हो सकता है इससे ज़्यादा या कुछ कम हो सकती है। यहाँ पर 5th क्लास तक सरकारी स्कूल तो हैं, कुछ 2 या 3, लेकिन यहाँ पे एक भी सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है इतने बड़े क्षेत्र में। जबकि मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का काफ़ी सबसे बड़ा गांव माना जाता है, दूसरे नंबर का गांव है पूरे उत्तर प्रदेश का, जहां पे एक भी सरकारी विद्यालय नहीं है। जबकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा दलित मेजोरिटी रहती है, और दलित मेजोरिटी के अंडर में भी सबसे ज़्यादा चमार और जाटव लोग यहाँ रहते हैं। और प्लस एक और बात मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, यहाँ पर जो ग्राम प्रधान है, जिला पंचायत हैं, विधायक हैं, वो भी चमार रहे हैं, फिर भी उन लोगों ने ये काम नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं मेरी असंतुष्टि काफ़ी पार्टियों से है, चाहे मेरे को अगर किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो काम उनसे नहीं हो पाया। आज वर्तमान परिस्थिति में आप देख लीजिए कि जब से मैं समझदार हुआ हूँ, मेरे जन्म के बाद में मैं 7 साल जवाहर नवोदय विद्यालय में चला गया, उसके बाद में फिर यहाँ पे आया। लेकिन हमारे जो बेसिक मूलभूत समस्याएं हैं, जिनको हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, उसमें आप इंक्लूड कर लीजिए कि रास्ते हैं, पानी का निकास है, नालियाँ हैं, खरंजा है, ये सारी की सारी बहुत मूलभूत समस्याएं हैं। लोग समझते हैं कि ये नाली खरंजों की राजनीति नहीं करते। मुझे लगता है जो लोग ये कहते हैं कि हम नाली खरंजों की राजनीति नहीं करते, क्या वो अपने दरवाजे पे ऐसी कीचड़ भरी हुई रख सकते हैं क्या? जो लोग चुनाव में आएंगे ये कहेंगे डिबेट कंपटीशन में कि हम लोग नाली खरंजे की राजनीति नहीं करते, तो ये कीचड़ भर के उनके दरवाजे पे फेंकवा दी जाए फिर उनको अच्छा लगेगा, फिर करेंगे वो नाली खरंजे की राजनीति। तब उन्हें समझ आएगा कि नाली खरंजे की राजनीति क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आपका बच्चा अगर सुबह घर से निकलता है, उसको विद्यालय जाने तक के लिए एक स्वच्छ साफ रास्ता नहीं है, वो पैदल जा रहा है या गाड़ी से, या वो पैदल जा रहा है, कोई गाड़ी वाला आया, उसकी छींटे पड़ गई, ड्रेस यूनिफॉर्म ख़राब हो गई। मेंटल साइकोलॉजिकल जो बच्चे पे प्रभाव पड़ता है वो बहुत मैटर करता है कि वो विद्यालय से किस रास्ते के तहत विद्यालय जाता है और किस रास्ते के तहत आता है। अब हम ये कहेंगे कि हमारे पुराने बुजुर्ग या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी नदी पार करके जाते थे, इस तरीके से जाते थे, उस तरीके से जाते थे, तो फिर क्या किया जाए? इसका मतलब ये इसका मुझे लगता है ये जवाब नहीं हो सकता कि वो इस तरीके से जाते थे। मुझे लगता है कि आज हम आगे बढ़ चुके हैं, तो हमें इस दौर में भी आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे इस क्षेत्र में, धनौली के क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा मुझे नाराज़गी इस बात से है कि
हम कहते हैं कि हमारी समाज के प्रतिनिधित्व जो होंगे वो हमारा विकास ज़्यादा बेहतर करेंगे, वो परिणाम मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्राम प्रधान भी सेम, उसके बावजूद भी, और ऐसा नहीं है कि एक ही बार रहे, करीब 15-20 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। मेरे घर की तरफ अगर आप देखेंगी तो मेरे घर के बगल में वाल्मीकि समाज की बस्ती है। हमारा जब से जन्म हुआ है तब से आज तक वहाँ तो ईंट भी नहीं लगी, कच्चा रास्ता आज तक, जबकि बहुत घनी बस्ती है। तो इसका क्या कारण है? जो राजनीति, जब चुनाव चलते हैं, राजनीतिक गर्मा गर्मी जब होती है तो प्रत्याशी तो आते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन आम जनता उनसे सवाल क्यों नहीं करती है? इसका मुख्य कारण है, एक तो कारण ये है कि जो नेता हैं वो खुद गैर जिम्मेदाराना रवैया रखते हैं। इसके साथ साथ मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हों वो भी गैर जिम्मेदाराना रवैया रखते हैं। इसका कारण ये है कि मान के चलो कि लोकल इलेक्शन जब आते हैं तो लोकल इलेक्शन के टाइम पे दारू, महिलाओं के लिए साड़ी या शॉल, पुरुषों के लिए दारू, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, ड्रिंक भी नहीं करते हैं, उनके लिए मिठाइयाँ या उनके लिए कैश पैसे, इस तरह की चीज़ों से वो मतलब अपना वोट जो है बेच देते हैं। उन्हें ये नहीं समझ आता है कि हमारे लिए डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि इस क्षेत्र का चुनाव जो है जितना ज़्यादा महंगा होगा तो कैंडिडेट जो जीतेगा वो पहले अपनी जेब भरेगा ना, क्योंकि उसने पैसा खर्च किया है। इसलिए इन लोगों को सबसे पहले आँख में आँख डाल करके पॉलिटिशियन से सवाल करना चाहिए कि आप ये बताइए हमारे क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए आपके पास विज़न क्या है। जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जागरूक आप बहुत अच्छी बातें करें, तो इस तरह का कैंपेनिंग क्यों नहीं चलाते हैं क्षेत्र में चुनाव से पहले कि हम वोट किसको करें, क्यों करें, किस आधार पे करें? इसका मुख्य कारण ये है कि लोग बुराई नहीं लेना चाहते। जैसे कि वर्तमान परिस्थिति में मैं कह रहा हूँ, हो सकता है ये वीडियो आज के जो वर्तमान ग्राम प्रधान है या फिर जो इस समय वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख हैं, वो जो पहले प्रधान भी रहे हैं, वो इस वीडियो को देखेंगे तो वो देखेंगे अच्छा ये तो सोनवालों का लड़का है, ज़्यादा नेता बन रहा है। तो वो हो सकता है पापा पे प्रेशराइज़ करें या फिर मेरे परिवार वालों पे प्रेशराइज़ करें, तो फिर वो बोलेंगे अरे तुम्हें क्या मतलब है, क्यों पढ़े हो इस सब की राजनीति में, तुम तो अपनी पढ़ाई करो। तो लोग जो है अपने बच्चों को भी प्रेशराइज़ करके बांधे रखते हैं और लोग खुद नहीं चाहते कि वो इस तरीके से किसी भी विवाद में पड़ें। ये मुख्य कारण है। जी, मैं जानना चाहूँगी कि जो आपकी विधानसभा क्षेत्र सीट है, इस पर कौन-कौन सी पार्टी ने कौन-कौन से प्रत्याशी उतारे, और हर प्रत्याशी में थोड़ा तुलना करके बताएं कि कौन सा प्रत्याशी आम जनता के लिए सूटेबल हो सकता है? मुझे लगता है इस समय जैसे बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं किरण केसरी जी, और समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है तो कोई महेश कुमार जाटव जी हैं, और बीजेपी से हैं जो पहले राज्यपाल रही हैं बेबी रानी मौर्य। तो बेबी रानी मौर्य तो राज्यपाल रहीं, अब उनको राज्यपाल से उठा करके एमएलए कैंडिडेट के लिए लाना मुझे समझ नहीं आया कि किस तरीके से लेके आए या क्यों लेके आए। महेश कुमार जाटव जी की जो सपा पार्टी में या आरएलडी में थे, लेकिन दोनों के गठबंधन से उनको टिकट मिला है, उनको मेरी जानकारी। लेकिन किरण केसरी जी को हम अच्छी तरह से जानते हैं, मैं आज़ाद समाज पार्टी से हूँ। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वोट जो है डिवाइडेशन की बजाय किरण केसरी जी को जाएगा, इसलिए मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में यहाँ पर किरण केसरी जी को लोग जिताने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ में दूसरे अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने तो बताया कि अधिवक्ता नहीं है लेकिन अभी प्रोसीजर में चल रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम अवधेश कुमार है। अवधेश कुमार जी, अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? मैं अभी एक तरह से कह दूं तो जो बेरोजगारों की टोली है ना, उसमें भी छटा हुआ बेरोजगारों में। सच बताऊं तो मेरी शादी हो चुकी है, ग्रैकलेस रोज होता है। क्यों? क्योंकि हर बीवी चाहती है कि उसके लिए जो ज़रूरतमंद सामान होता है वो आए। योगी जी, मोदी जी ने जो किया है ना, वो ग्रैकलेस ज़्यादा फैला रहे हैं। अब मुझे देख लीजिए, मैं लॉ कर रहा हूँ, मेरे फाइनल ईयर लास्ट 2 ईयर हुए हैं। बिना पढ़े बिना किए कुछ करे मैंने, और 2 साल मेरी पास हो गई और अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है मेरा। तो ये पढ़ाई पे सबसे बड़ी चोट मारी है, जो पढ़ाई पे मारी है सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी। और देख लें, हमारा समाज जो अभी जागृत नहीं है, हम देख सकते हैं जो थैला भर के जो मोदी जी का फोटो लगा हुआ है ना, वो थैले में जो हमारा जो समाज है वो सोचता है कि इसमें बहुत अच्छा राशन आ रहा है, और देखें तो वो किसी भी दर्जे का नहीं है। ठीक है, नमक देख लो उसको तो वो बिल्कुल घुलता नहीं है। लोगों की जान लेने के लिए हावी है ये सरकार, मैं बता दूं खुले शब्दों में। और दूसरी बात मैं लोगों को बता दूं कि इस बार चुनाव जो आ रहा है उसमें ये मत समझिएगा कि आपको झोलों में अनाज बांटा जा रहा है। उसमें सीधे सीधे चापलूसी बांटी जा रही है और लोगों से आज़ादी छीनी जा रही है, उनको गुलाम बनाया जा रहा है। ठेलों में आप लोगों को जितने भी देखें जो मेरा वीडियो, मैं उनको आग्रह करूंगा कि चुनाव में आगे एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आपके साथ क्या हुआ इन 5 सालों में, और वोट उसी को देना जो आपका उद्धार कर सके, या फिर पहले कुछ भी थोड़ा सा भी किया हो। अब तक जितनी भी सरकार रही हो उनको चुन के देखिएगा कि आपके बच्चों के साथ, आपके बुजुर्गों के साथ, आपकी स्वास्थ्य सुविधा के साथ, शिक्षा के साथ, जिस भी सरकार ने अब तक अच्छा किया उसको वोट करें। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बोलूँगा कि आज़ादी न बेचें। और आज़ादी हमें मिल चुकी है 1947 में, लेकिन वो आज़ादी नहीं है, आज भी हम गुलाम बने हुए हैं।
जो थैले में गुलामी मिल रही है उसको नकारें बिल्कुल तरीके से, अपने बच्चों को शिक्षित करें। आप इन रास्तों को देख सकते हैं जितना पानी भर रहा है। लोगों से अगर आप पूछ लीजिएगा कि उनको उनके घर में जिनके घर में बुजुर्ग हैं, उन लोगों के बुजुर्ग माताएँ हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, उनके कूल्हे टूट जाते हैं यहाँ पे फिसल-फिसल के। लोगों को शर्म आनी चाहिए कि झोले में आज़ादी बेच रहे हो आप। इसी धनौली क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ये चमारों की गली हो गई, इसी धनौली के अंदर आप इस क्षेत्र में जाके देख लीजिए जहाँ पे सवर्ण लोग रहते हैं, जिनके खुद की प्राइवेट गली भी होगी ना, उसको भी यहाँ के नेताओं ने, लोकल पॉलिटिशियंस ने बनवा दिया है। अरे पंडित जी तुम्हारी जो जगह खाली है जहाँ मैं सरकारी सीमेंट टावर लगवा दूँ, तो वो कहते लगवा दो। ये होता है, ये लोकल स्तर पे यहाँ पे होता है कि सवर्णों की आप सारी गली देख लीजिए, उनका पानी का निकास देख लीजिए, सब कुछ एकदम चमाचम है, कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों के स्तर पे, अगर हम यूपी के इलेक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि जितने भी व्यूअर्स हैं जो आपका ये चैनल देखते हैं या यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, तो हमें ये निर्णय करना चाहिए कि हमें बीजेपी को वोट क्यों नहीं देना चाहिए। इसका मेन मुझे लगता है कि टू दी पॉइंट अगर हम बताएं, सबसे पहला, जैसे कि 1 साल तक किसानों का मुद्दा चला, तो मुझे लगता है कि किसानों के मुद्दे के साथ साथ बेहतर होता कि अगर किसान जमींदारी प्रथा को भी ख़त्म करने का मुद्दा अगर उठाते तो ये और ज़्यादा बेहतर होता। खैर वो एक सीधी बात की बात है, हो सकता है हमारे हाथ में जब सत्ता आएगी या फिर हमारे लोग जब वहाँ पहुँचेंगे, जो मतलब इंटेलेक्चुअल मुद्दे की बात करेंगे, तो वो शायद इसको बदल सकेंगे। सबसे पहले तो किसानों को किसानों को लोन लेने के बाद में भी उनको ब्याज देना पड़ता है, उनकी जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल है, उसको सॉल्यूशन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये है कि हम ये सोचते हैं कि सरकार ने गरीबों को फ्री में राशन दे दिया। सवाल ये नहीं है कि आपने फ्री में राशन दिया, सवाल ये है कि आपने छीना क्या। आपने संविधान के जरिए उनसे उनका हक छीन लिया। किस तरीके से छीन लिया कि आप हवाई चप्पल में पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज़ में बिठाने की बात कर रहे थे, लेकिन आपने तो हवाई जहाज़ ही बैठ दिया टाटा कंपनी को, तो कैसे बिठाओगे, है ना। आप जो कह रहे थे हम वर्ल्ड क्लास जो है रेलवे स्टेशन बनाएंगे, तो वर्ल्ड क्लास जो रेलवे स्टेशन बनाने की आप बात करते थे, आपने तो रेलवे स्टेशन को ही बेच दिया, तो आप किसके लिए बना रहे हो। आगरा में प्लेटफॉर्म टिकट जो है पहले 2 रुपये की मिलती थी, आज 10 रुपये की मिलती है, जबकि 8 रुपये में आप 50 रुपये की मिलती है, बताइए। जबकि 8 रुपये में आप पहले, उस समय मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता था, मेरा क्लासमेट ट्रेन से आता था फतेहपुर सीकरी से, तो वो 8 रुपये में आ जाता था ट्रेन से, 8 रुपये में फतेहपुर सीकरी से आगरा स्टेशन, आगरा फोर्ट पे या आगरा कैंट पे आ जाता था। आज 50 रुपये की प्लेटफॉर्म टिकट ही अगर आज 50 रुपये की है, तो हमें ये देखना चाहिए कि सरकार ने हमको देने की बजाय हमसे छीना क्या है। सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा अगर कुछ है तो वो ये है कि आपके बच्चों के जो भविष्य में नौकरियां लगेंगी, जिसके ज़रिए से वो अपने जीवन को सर्वाइव करेंगे, उसके लिए आपकी जो व्यवस्था आने वाली है उसको ख़त्म किया जा रहा है। किस तरीके से, जैसे कि आपके आरक्षण पे चोट करी, किस तरीके से चोट की। बहुत सारे लोग हैं जो आरक्षण को समझ नहीं पाते हैं। कारण क्या है कि वो या तो पढ़ना नहीं चाहते, या पढ़ लेते हैं तो वो आरक्षण मुद्दे पर टेक्निकलिटीज़ को नहीं समझ पाते हैं। EWS मुद्दा हुआ, यानी कि जो गरीब सवर्ण विद्यार्थी हैं, जिसको एक तरह से जो प्रोफेसर साहब दिलीप मंडल जी हैं या फिर प्रोफेसर रतन लाल जी हैं, वो इसको सुदामा कोटा कहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको सुदामा कोटा इसलिए कहा जाता है कि हम गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं, जबकि वो जातिवादी में भी भरोसा करेगा, वो असमानता में भी भरोसा करेगा, वो अन्याय में भी भरोसा करेगा, वो मनुस्मृति में भी भरोसा करेगा, संविधान में भरोसा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वही संविधान उसको EWS में नौकरी के लिए आरक्षण भी देगा। जानबूझ करके किसी न किसी तरीके से आप आरक्षण को ख़त्म करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से बोल दिया कि आप EWS को लागू कर दीजिए। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने 3 टेस्ट किए थे। एक तो इक्वालिटी सब्सटेंटिव टेस्ट किया था, उसके बाद में उसने बोला था कि आप सर्वे कराइए कि क्या सच में OBC को आरक्षण की ज़रूरत है या नहीं। इसके 3 आधार थे, एक तो शैक्षणिक आधार, सामाजिक आधार प्लस एक राजनीतिक आधार। तो इन तीनों चीज़ों पे जब सर्वे हुआ तो इसके कुछ पॉइंट्स भी थे, वो मुझे याद नहीं प्रॉपर तरीके से, हो सकता है मैं रिवाइज करके आता। चर्चा बहुत लंबी हो गई है क्योंकि हम चुनावी चर्चा के दौरे पर निकले हैं, लेकिन बहुत अच्छी बातें की हैं। बिल्कुल लोगों को, जो एजुकेटेड लोग हैं, एटलीस्ट उनको ये सोच समझ के वोट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी चर्चा रही है और जिस तरह से बहुत अच्छी बातें यहाँ पर निकल आई है, आरक्षण की बात भी हुई है। और जो एक विकास की बात करूँ तो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, क्योंकि जो सरकार बात करते कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो विकास हो रहा है वो भी आज जाति के आधार पर हो रहा है। कि अभी भाई साहब ने बताया कि जिस तरह से जो स्वर्ण लोग हैं उनकी गलियाँ पक्की हैं, उनके खरंजे भरे हुए, लेकिन यहाँ पर जो दलित समुदाय के लोग रहते हैं उनका जो हाल आप देख सकते हैं, उनकी गलियों का बहुत ही दयनीय स्थिति है। और एजुकेशन की बात की, और यहाँ पर हमारे साथ में बहुत युवा साथी थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि इस बार अगर आपको अपनी आज़ादी को बचाना है तो सोच समझकर वोट कीजिए। जो भी पार्टी आज तक सत्ता में रही है उनका शासनकाल उठाकर देखिएगा कि किसने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, किसने रोजगार के क्षेत्र में काम किया है, किसने किसानों के लिए काम किया है, किसने हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों के लिए काम किया है। तो वोट का अधिकार आपका है, लेकिन समझना होगा। लेकिन ज़्यादातर व्यू यहाँ पर निकल कर आए हैं कि इस बार बहन जी की ही सरकार चाहते हैं।
मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा